लेप्लास करेक्शन ने न्यूटन की कैलकुलेशन में मौजूद एरर को करेक्ट किया था। हम लेप्लास करेक्शन से थोड़ी देर पहले थोड़ी सी बात न्यूटन की कैलकुलेशन के ऊपर कर लेते हैं कि न्यूटन की क्या अजम्पशन थी, न्यूटन की कैलकुलेशन में क्या मसला आया, अगर कैलकुलेशन ठीक थी तो उसकी अजम्पशन जो फॉल्ट थी उसमें क्या मसला आया और जो लेप्लास ने करेक्ट किया आज उसके बारे में पढ़ते हैं। देखें, न्यूटन के हिसाब से स्पीड ऑफ साउंड जब एयर में या किसी गैस में ट्रैवल करती है तो वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस था। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। न्यूटन के हिसाब से जब कंप्रेशन बनता है तो कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के करीब करीब आने की वजह से, एकदम कंप्रेस्ड होने की वजह से उस रीजन में, कंप्रेशन के रीजन में थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है। अब चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस न्यूटन की असम्पशन के मुताबिक एक स्लो प्रोसेस था, तो कंप्रेशन में जो हीट बनी है उस हीट को इतना टाइम मिल जाता है कि वो सराउंडिंग में फ्लो कर सके। हम लोगों को जैसा कि पता है हीट फ्लो ही कब करती है, जब टेम्परेचर में डिफरेंस हो। आप एज्यूम करें कि सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है और कंप्रेशन में जो मौजूद थोड़ा सा आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, हीट बनने की वजह से थोड़ा सा जो टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज हुआ है उसका टेम्परेचर T2 है। अब T1 और T2 दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट है उसको इतना टाइम मिल जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस में कि वो सराउंडिंग में मूव कर सके। तो जब वो सराउंडिंग में मूव करेगी तो उस कंप्रेशन में बनने वाली हीट जब फ्लो कर जाएगी तो टेम्परेचर वापस उतना ही हो जाएगा जितना पहले के था। और जब रेयर फ्रैक्शन बनेगा तो रेयर फ्रैक्शन में सडन एक्सपेंशन की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर जब जाएंगे तो आपके पास कूलिंग का इफेक्ट होगा, और जब कूलिंग का इफेक्ट होगा तो सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 और यहां पर जो कूलिंग का इफेक्ट हुआ है अब टेम्परेचर आपके पास गिर जाएगा, वो T2 पर आ जाएगा। ये जो आपके पास T2 पर टेम्परेचर आया हुआ है ये टेम्परेचर कम है रेयर फ्रैक्शन के रीजन का, तो फिर से टेम्परेचर डिफरेंस बनने की वजह से हीट को इतना टाइम मिल जाएगा कि वो रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन में आ सके और टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा। तो टेम्परेचर बदल नहीं रहा, अगर बदलता भी है आप देख सकते हैं कि अगर न्यूटन की असम्पशन के मुताबिक आइसोथर्मल प्रोसेस एक स्लो प्रोसेस है तो उसमें हीट को टाइम मिल रहा है कि या तो वो उस रीजन में आ सके या फिर उस रीजन से सराउंडिंग में फ्लो कर सके। तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनते जाते हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, न्यूटन की ये असम्पशन थी। और जब हमने कैलकुलेशन की तो उसमें 16% एरर आया। अब हम देखते हैं कि लेप्लास ने इसको कैसे करेक्ट किया। लेप्लास ने ये एज्यूम किया कि जब कंप्रेशन बनता है नो डाउट पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं, और जब रेयर फ्रैक्शन बनता है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से, सडन एक्सपेंशन जब होती है तो पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। लेकिन उसने ये बात बताई कि स्पीड ऑफ साउंड जो है, जो साउंड ट्रेवल कर रही है गैस में या एयर में, वो इतनी रफ्तार के साथ कर रही है, वो इतनी तेजी के साथ कर रही है कि कंप्रेशन में बनने वाली हीट को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो सराउंडिंग में फ्लो कर सके। और रेयर फ्रैक्शन में जब रीजन रेयर फ्रैक्शन बनता है तो फिर हीट के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो रेयर फ्रैक्शन वाले रीजन में आ सके। तो आप ये देख सकते हैं कंप्रेशन में जो हीट बनी है वो उसी रीजन में कन्फाइंड होकर रह गई है, उसको इतना टाइम ही नहीं मिला क्योंकि ये प्रोसेस इतना फास्ट हो रहा होता है, इतना तेजी के साथ ये प्रोसेस हो रहा होता है, स्पीड ऑफ साउंड इतनी तेजी के साथ प्रोपगेट कर रही होती है कि हीट को इतना टाइम नहीं मिल रहा कि वो रेयर फ्रैक्शन या कंप्रेशन में जो हीट बनी है या घटी है वो सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करे या वापस एमिट करे, उस हीट को वापस फ्लो करवा सके, इतना टाइम नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्रेशन में जो हीट बनी वो उसी रीजन में कन्फाइंड होकर रह गई है। इसका मतलब है कि हीट सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं हो रही, हीट सराउंडिंग में नहीं जा रही। अलबत्ता टेम्परेचर यहाँ पर T1 टेम्परेचर से यहाँ पर जो T2 टेम्परेचर बना है वो हालांकि इंक्रीज कर गया, लेकिन फिर भी बहुत स्पीड के साथ ये प्रोसेस हो रहा है, इसकी वजह से हीट जो है वो सराउंडिंग में फ्लो नहीं कर पा रही, हीट कंप्रेशन के रीजन में कन्फाइंड होकर रह गई है। यानी कि इस रीजन में आपके पास टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। और रेयर फ्रैक्शन के रीजन में सडन एक्सपेंशन जब होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से सडन जब एक्सपेंड करेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे, तो उस वक्त आपके पास टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब आपके पास टेम्परेचर कम हो जाएगा फिर से उस
ये जो रेयरफेक्शन वाला रीजन है ये इतना स्पीडीली बन रहा है, इतना फास्टली अकर हो रहा है ये आपके पास कंप्रेशन रेयरफेक्शन के, हीट को टाइम ही नहीं मिलेगा कि रेयरफेक्शन के रीजन में आ सके और टेम्परेचर कांस्टेंट हो सके। मतलब इस केस में आप देखें ना तो हीट सिस्टम में आ रही है और ना ही हीट सिस्टम से बाहर निकल रही है। ऐसे सिस्टम को चैप्टर 10 में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ए डायबिटिक सिस्टम, और ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं ए डायबिटिक प्रोसेस, जिसमें ना तो हीट सिस्टम में आ सके और ना ही हीट सिस्टम से बाहर जा सके। सच अ प्रोसेस इज नोन एज ए डायबिटिक प्रोसेस। अब ये जो सारी हमने बात की, इसमें एक और वैल्यू एडिशन करते हैं कि हीट को एक तो टाइम नहीं मिल रहा कि बाहर जा सके, और एक और चीज ये है कि आपके पास जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जो एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है तो हीट को टाइम तो चाहिए फ्लो करने के लिए। अगर तो कंडक्टर होता तो फिर तो इजीली फ्लो भी कर जाता, लेकिन एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो हीट पहले ही इतनी फास्ट प्रोसेस की वजह से कंफाइंड हुई हुई, ऊपर से एयर जो है वो बैड कंडक्टर है तो वो इजीली उसको जो है वो फ्लो नहीं करने देगी एयर में। तो ये सारा प्रोसेस जब लेप्लास ने देखा तो लेप्लास ने कहा कि आइसोथर्मल जो एजम्पशन थी वो रॉन्ग थी। ये न्यूटन का मानना कि ये स्लो प्रोसेस है ये गलत है, ये तो बहुत स्पीड के साथ प्रोसेस हो रहा है और इतनी स्पीड के साथ हो रहा है कि हीट को टाइम ही नहीं मिलता कि वो सराउंडिंग में चला जाए, या हीट को टाइम ही नहीं मिलता कि वो सराउंडिंग से रेयरफेक्शन के रीजन में आ सके। तो टेम्परेचर बदल रहा है, लेकिन टेम्परेचर बदल रहा है, हीट कन्फाइंड है। एक जगह हीट बनती है, एक जगह हीट कम हो जाती है, लेकिन ये हीट का बनना और हीट का कम होना, ये टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये इतना स्मॉल होता है कि हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते हम इसको। अलबत्ता कंप्रेशन और रेयरफेक्शन में माइन्यूट सी हीट जनरेट लाजमी हो रही होती है। अब हम लोगों ने न्यूटन की कैलकुलेशन में आइसोथर्मल प्रोसेस था तो हमने लिखा था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, पर यहां पर हम लोग एक चीज का इजाफा करते हैं कि अब हम PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो गैमा यहां पर फैक्टर आया है ये ए डायबिटिक प्रोसेस की वजह से आया है। ये जो गैमा है ये रेशियो होती है CP ओवर CV की, और चैप्टर 10 में पढ़ा होगा CP आपके पास क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, डिवाइडेड बाय CV क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनकी डेफिनेशंस पर नहीं जाते, चैप्टर 10 में आपने पढ़ा हुआ है, हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। और ये जो गैमा फैक्टर है इसको अगर थर्मोडायनेमिक्स में देखा जाए तो इस गैमा फैक्टर को कहते हैं ए डायबिटिक इंडेक्स। अब ये जो गैमा फैक्टर है ये आपके पास गैस की नेचर पे डिपेंड करता है, और मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, पॉलीएटॉमिक के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होती है। आप एक एज्यूम करें, आप ये सोचें कि हमारे पास जो एयर है जो साउंड ट्रैवल कर रही है, एयर या किसी भी गैस में, फर्ज कर लें एयर में ट्रैवल कर रही है, तो एयर आपके पास मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है। तो एयर में सबसे ज्यादा आपके पास मिकदार नाइट्रोजन की है, फिर ऑक्सीजन की है। नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा है, आपके पास तकरीबन 71% है, तो बकाया ऑक्सीजन की है तकरीबन 99%, तो यही कवर कर लेते हैं, और 1% आपके पास बकाए जो बच जाती हैं गैसेस, हाइड्रोजन होगी, इस तरह की गैसेस कवर करती हैं। मतलब मेजॉरिटी एयर में जो आपके पास गैस पाई जा रही है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये डायटोमिक गैसेस हैं। तो गैमा की वैल्यू डायटोमिक के लिए 1.42 होती है, फ्रैक्शन में होती है, मतलब 1.42 इसकी वैल्यू है। आपने PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका प्रूफ नहीं है। PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट इसका हमारे सिलेबस में ये मतलब कहां से आया है, कैसे प्रूव हो कि PV गैमा आया। आप लोगों ने इस रिलेशन को आपके कोर्स तक ये है कि आप लोगों ने इसको एज इट इज याद करना है कि PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट ए डायबिटिक प्रोसेस है, वेयर गैमा इज द ए डायबिटिक इंडेक्स। अब उसी तरीके से देखिए PV गैमा इज इक्वल टू, अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं कि लैप्लास ने डेरिवेशन जो की उसमें क्या था कि PV गैमा इज इक्वल टू कांस्टेंट होना चाहिए, तो वही बात होगी P1 V1 गैमा आपके पास है तो P2 V2 आ जाएगा। मतलब PV गैमा इज इक्वल टू जो चेंज इन प्रेशर आया P प्लस डेल्टा P, और जो चेंज इन वॉल्यूम आया V माइनस डेल्टा V, लेकिन इस वक्त V माइनस डेल्टा V की पावर गैमा लिखेंगे हम, क्योंकि V के ऊपर पावर गैमा है। हमने एज्यूम किया है कि हमारे पास कंप्रेशन एक रीजन बना है और हम उसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कंप्रेशन में आपके पास प्रेशर इंक्रीज होता है, जितना प्रेशर इंक्रीज हुआ उतना वॉल्यूम में डिक्रीज आएगा। तो P प्लस ये डेल्टा P क्या बता रहा है, जो प्रेशर में चेंज आया, और जो वॉल्यूम में चेंज आया, जो वॉल्यूम कम हो गया, वो कितना वॉल्यूम कम हुआ है, डेल्टा V। हम चेंज को डेल्टा से डिनोट करते हैं, और गैमा ऊपर ए डायबिटिक की वजह से आ रहा है। अब यहां पर आप देखें कि PV गैमा इज इक्वल टू
जगह पर मैं v को कॉमन ले रहा हूं। अब यहां पर v को क्यों कॉमन ले रहा हूं, ये आपको बात अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगी। कैलकुलेशन की आसानी के लिए मैं यहां पर इस फैक्टर को 1 बनाना चाहता हूं। जब इस फैक्टर को 1 बनाना चाहता हूं तो v को मुझे कॉमन लेना पड़ेगा, तभी 1 बन सकता है। जब मैं v को कॉमन लूंगा तो ये पावर समेत बाहर आएगा, क्योंकि होल पावर है। तो मैथ्स का रूल है ये कि जब आप इसको कॉमन निकालेंगे तो जो भी पावर है उसके साथ ये कॉमन निकलेगा। मींस ये v की पावर गैमा के साथ कॉमन निकलेगा। तो यहां पर आपके पास क्या बच गया, v तो निकल गया, 1 बच गया, माइनस जो चीज यहां पर है ही नहीं, मतलब v यहां पर नहीं है और हमने कॉमन लिया है, तो वो डिवाइड पर चला जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसके साथ आप लोग गैमा नहीं डाल लेना, वो इस वजह से क्योंकि ये तो अभी गैमा के अंदर ही है। हाँ, अगर ये भी बाहर निकलता है तब गैमा इसके साथ भी आएगा। मतलब इस वक्त v आपने जब बाहर निकाला तब गैमा इसके साथ आया है। फिर 1 माइनस डेल्टा वी ओवर v, इस v को एज इट इज लिखना है, आपने v गैमा नहीं लिखना क्योंकि गैमा तो अभी पावर में है। अब आप नेक्स्ट देखें तो ये v गैमा और v गैमा आपस में कैंसिल आउट होते हैं। तो नीचे जो हमारे पास इक्वेशन बनी वो ये बनी, p इज इक्वल टू p प्लस डेल्टा p, v गैमा कैंसिल हो गया, 1 माइनस डेल्टा v ओवर v की होल पावर गैमा। यहां पर जो 1 बनाया है इसको अब मैं आगे डिस्कस करने लगा हूं। देखिए हमारे पास एक होती है बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होती है, 1 प्लस एक्स की पावर n। n आपके पास यहां पर कोई फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी पावर हो सकती है। n आपके पास कोई भी फ्रैक्शनल कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि हमारे पास हमारे केस में वैल्यू क्या है, गैमा की 1.42। तो यहां पर हमारे केस में गैमा की वैल्यू कितनी होगी, या n की वैल्यू कितनी होगी, 1.42। अच्छा, 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका फार्मूला, इसकी जो बाइनोमियल जो एक्सपेंशन होती है वो इस तरीके से होती है, 1 प्लस एन एक्स। आपने सबसे पहले क्या किया, पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। आप ये देखते जा रहे हैं कि यहां पर अब नेक्स्ट टर्म में x का स्क्वायर हो गया। अब इससे जो अगली टर्म होगी उसमें x का क्या हो जाएगा, क्यूब। नेक्स्ट टर्म में x की पावर 4, इस तरह x की पावर बढ़ती जा रही है, मतलब x का स्क्वायर होता जा रहा है, x का क्यूब हो रहा है, x की पावर 4, मतलब कि स्क्वायर क्यूब एक एक पावर आपके पास बढ़ती जा रही है। अब हम अपने केस पे आते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि आपके पास गैमा पावर है। अब नॉर्मली स्क्वायर क्यूब इस तरह की कोई भी पावर हो तो हम लोग इजीली, हमने याद किया हुआ, हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। लेकिन अब देखें इसकी पावर क्या है आपके पास, 1 माइनस डेल्टा वी ओवर वी की पावर गैमा, मतलब 1.42। आप कैसे इसका जो यहां पर जो फार्मूला है वो ओपन करेंगे, तो हम इसकी मदद लेते हैं। जब फ्रैक्शन में वैल्यू तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। हमारे केस में देखें x क्या है, 1 माइनस ये जितनी भी चीज आ रही है आपके पास ये x है, मतलब डेल्टा वी ओवर वी हमें क्या कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, x को। ये जो x है हमारे केस में क्या है, डेल्टा वी ओवर वी। जो n है वो हमारे केस में क्या है, गैमा। अब आप यहां पर देखें, जब मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाऊंगा तो यहां पर x मेरे पास डेल्टा वी ओवर वी है, मैं हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दूंगा, जो हायर पावर्स हैं उनको नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों नेग्लेक्ट कर दूंगा, अभी हम देखते हैं। देखें सबसे पहले क्या लिखूंगा, p इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, p इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी, यहां तक मैंने लिख लिया। अब इस केस में आए, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, 1 प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 1 माइनस एन एक्स, 1 एन एक्स। अब प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, आप इधर माइनस बेशक कर दें। 1 प्लस एन एक्स, या हमारे केस में 1 माइनस एन एक्स है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 1 माइनस एन जो था, गैमा जो था वो शुरू में आ गया गैमा, और एक्स हमारे पास क्या है, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी। लेकिन प्लस आगे और भी टर्म्स आगे आ रही होंगी, जैसा कि अब हमने क्या करना है, n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स का स्क्वायर। x हमारे केस में क्या है, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v। उसके बाद नेक्स्ट केस में क्या होगा, डेल्टा v डिवाइडेड बाई v का क्यूब, पावर्स बढ़ती जा रही हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, डेल्टा v आपके पास क्या है, वॉल्यूम में स्मॉल चेंज, बहुत थोड़ा सा चेंज। जब आप इस थोड़े से चेंज को इस बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर बहुत छोटा आएगा। जब आप इस छोटे से चेंज को, मतलब फर्ज कर लें आपके पास चेंज आ रहा है 0.005 कोई चेंज आ रहा है और नीचे आप डिवाइड कर रहे हैं किसी बड़ी रकम के साथ, ओरिजिनल वॉल्यूम के साथ, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जब डिनोमिनेटर में बड़ी चीज हो तो वो मजीद छोटी हो जाती है। मतलब आपके पास एक छोटा सा कोई आंसर आ गया, पॉइंट्स में आपके पास कोई आंसर आ गया, उस आंसर का जब आप नेक्स्ट टर्म में स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर होने के बाद
पॉइंट्स पे कोई रकम हो उसका आप स्क्वायर करो वो और छोटी हो जाती है, वो और नेग्लिजिबल सी बन जाएगी टर्म। और जब आप और नेक्स्ट जाओगे n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, जब आप इसका क्यूब करोगे तो वो क्या हो जाएगी, वो टर्म और भी नेग्लिजिबल हो जाएगी। इट्स मीन कि हमारे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हमारी सिंप्लिसिटी के लिए ये कोई इतना इफेक्ट नहीं डाल रही। जैसा कि मैंने बताया भी था, आपके पास बहुत बड़ा समंदर है या आपके पास बहुत बड़ा कोई आपके पास वैल्यू आ रही है, उस वैल्यू में आप छोटी सी वैल्यू को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, आप में चेंज आ रहा है आंसर में वो बहुत स्मॉल आ रहा है, वो हमारे लिए अगर हम उसको निकाल भी देते हैं तो हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं डालेगा। इस वजह से मैंने क्या किया, सिर्फ एक ये वाली टर्म को कंसीडर किया है, इस वाली टर्म को, बाकी टर्म निगलेक्ट कर दी है, क्योंकि वो निगलेक्ट करने से हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास जो रिजल्टिंग इक्वेशन आई है वो ये आई है, P इज इक्वल टू पी प्लस डेल्टा पी 1 माइनस एन एक्स, एन क्या था गैमा और एक्स क्या था डेल्टा वी ओवर वी, प्लस आगे टर्म्स आ रही होंगी, हम लोगों ने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए नेग्लेक्ट कर दिया, आसानी होगी। नेक्स्ट टाइम P आपके पास ये आ गया। अब आपने सिंपल मैथ्स में जो मल्टीप्लिकेशन होती है आपने वो करनी है, P पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, P फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा P इससे मल्टीप्लाई होगा, डेल्टा P इससे मल्टीप्लाई होगा। अब आप लोग खुद भी ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए P जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो P आया, अब P जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V, डेल्टा P जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस डेल्टा P, और प्लस माइनस माइनस डेल्टा P जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो गैमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। अब हम ये सेम टर्म्स आपको लग रही है, P इज इक्वल टू P, P को आप उधर ले जाएं तो ये P माइनस P हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा P और माइनस गैमा डेल्टा P डेल्टा V डिवाइडेड बाय V। स्टूडेंट्स आप फिर से ये देखें कि ये टर्म, जैसा कि न्यूटन के केस में भी हमने ये एक ऐसी टर्म आ रही थी डेल्टा V डिवाइडेड बाय V, यहां पर आपके पास और गैमा भी आ रहा है साथ, ये आपके पास टर्म फिर से एक नेग्लिजिबल सी टर्म बन रही है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। देखें डेल्टा P क्या है, प्रेशर में स्मॉल सा चेंज, एज्यूम करें 0.05 का चेंज आया, वॉल्यूम में स्मॉल सा चेंज 0.05 का चेंज आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराओ, पॉइंट्स वाली टर्म को मल्टीप्लाई कराओ, वो और स्मॉल हो जाएगी, उसको फिर V से डिवाइड करो, V इतना बड़ा आपके पास जो वैल्यू ओरिजिनल वॉल्यूम वो ज्यादा होगी, उस V को आप जब वैल्यू पुट करके V पे डिवाइड करोगे ये टर्म ओवरऑल और छोटी हो जाएगी, गैमा से मल्टीप्लाई कराओगे, गैमा खुद फ्रैक्शन में 1.42 और आपके पास ये टर्म नेग्लिजिबल सी बन जाएगी, तो हम इसको नेग्लेक्ट ही कर देते हैं। हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, P माइनस P आपके पास 0 आ गया, टर्म सिर्फ आपके पास जो बची वो क्या बची, गैमा P डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा P। इस टर्म को आप उधर ले जाएं, इज इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएं आप इस टर्म को, जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो गैमा P डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू डेल्टा P। नेक्स्ट आप आए, गैमा P को इधर ही रहने दें, आप ये देख रहे हैं डेल्टा V डिवाइडेड बाय V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो डेल्टा P के नीचे डेल्टा V ओवर V डिवाइड हो गया। आप देखें ये वही चीज बन गई, डेल्टा P आपके पास क्या, मैंने कहा था कि प्रेशर में जब चेंज आता है तो वो स्ट्रेस बनता है, डेल्टा P स्ट्रेस बन गया, और डेल्टा V ओवर V क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशियो होती है तो इलास्टिसिटी के इक्वल होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड की बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव की हमने स्पीड क्या पढ़ी थी, v इज इक्वल टू इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मतलब इलास्टिसिटी की जगह आप क्या लिखूंगा, गैमा P लिखूंगा। ये गैमा नोट करें, ये वही एडियाबैटिक इंडेक्स आ रहा है, यहाँ पर एक एडिशनल चीज आ रही है आपके पास। अब देखें v इज इक्वल टू गैमा, उस टाइम जो कैलकुलेशन के तौर पे जो हम यूज करते थे प्रेशर की वैल्यू वो थी रो जी एच, यहाँ पर रो एम वही मरकरी वाला है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच आपके पास वो जो मरकरी कितना राइज करता है हाइट उसकी है। और ये सारी की सारी सीजीएस में लिखी हुई हैं, मैंने बताया भी था, एसआई में लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे, गैमा की वैल्यू 1.42, ये आपके पास डेंसिटी जो है मरकरी की, ये सारी वैल्यूज जब आप पुट करेंगे तो आपके पास तकरीबन वैल्यू आएगी 33310 सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस में है तो सेंटीमीटर में आया, आप एसआई में जब कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे 100 के साथ, तो 333 मीटर पर सेकंड ये आपके पास स्पीड ऑफ साउंड। क्योंकि ये हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू की बहुत करीब वैल्यू आ रही थी, तो हमने कहा कि ये आपके पास जो न्यूटन की जो लेप्लास की एजम्पशन है, जो लेप्लास ने कहा है कि ये आइसोथर्मली एडियाबैटिक प्रोसेस है, ये करेक्ट है, तो हम इसी की अब एजम्पशन को मानते हुए चलते हैं। और आज लेप्लास करेक्शन की डेरिवेशन भी होगी और न्यूटन
की जो कैलकुलेशन में एरर था वो भी करेक्ट हो गया। तो ये आज हमारा जो लेक्चर था ये इख्तिताम करता है। अगर इसमें कोई भी आपको मसला हो, बायनोमियल एक्सपेंशन में कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।